दोस्तों नमस्कार। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कई सारे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस के फीचर्स की। अब अपन इससे आगे चलते हैं। फंक्शंस जब हम पढ़ रहे थे, क्लास, ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो बहुत सारी नई नई चीजें हमने देखी थी। ऐसी ही कई कंसेप्ट्स हमारे पास हैं जो कि स्पेशली C++ लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, या उनमें कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आता है। इसी तरीके का एक फीचर हमारे पास यहां पर आता है कॉन्स्ट फंक्शंस को लेकर, कांस्टेंट पैरामीटर एंड फंक्शंस को लेते हुए। हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटा मेंबर चेंज नहीं होना चाहिए, या उसमें कोई गलती से अपडेट ना कर दे, गलती से ना कर दे। जैसे सपोज आपने एक फंक्शन बनाया जो कि क्लास के मेंबर्स को, ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को डिस्प्ले करवाना चाहता है। उस फंक्शन का प्राइमरी जॉब क्या है कि डेटा मेंबर्स को डिस्प्ले करवाना है। हम ये नहीं चाहेंगे कि गलती से भी वो फंक्शन मेरे किसी डेटा को चेंज कर दे, क्योंकि उसका काम है ही नहीं चेंज करना, तो गलती से चेंज ना कर दे। देखिए, इंटेंशनली चेंज करना है तो वो तो बात अलग हो गई, क्योंकि हमारा प्रोग्रामर प्रोग्राम बना रहा है ना। तो इंटेंशनली चेंज करना है तो वो तो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन गलती से चेंज ना कर दे उसके लिए हम फंक्शंस को कांस्टेंट बनाते हैं। ओके, देखिए पहले अपन बात कर लें। सर्टेन मेंबर फंक्शंस ऑफ ए क्लास एक्सेसेस क्लास डेटा मेंबर्स विदाउट मॉडिफाइंग देम। डेटा मेंबर्स को विदाउट मॉडिफाइंग, बिना मॉडिफाई किए हुए हम फंक्शन बनाना चाहते हैं। इट इज एडवाइजेबल टू डिक्लेयर सच फंक्शन एज कांस्टेंट फंक्शंस। कैसे डिक्लेयर करेंगे सर? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट्स एंड लास्ट में हम लिख देंगे कांस्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे हमने यहां पर कहा शो नेम आपका फंक्शन है और आपने साथ में कांस्टेंट स्पेसिफाई कर दिया सब। अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं चाहूं तो भी मैं किसी डेटा मेंबर को, ऑब्जेक्ट मेंबर को यहां पर चेंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से जैसे हमने यहां पर कहा डिवाइड कॉन्स्ट, अब हमने क्या किया कि इस फंक्शन के अंदर मैं गलती से भी मेंबर्स को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिस फंक्शन के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे इंस्टेंस मेंबर्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके, उनके साथ कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सके, उन्हें हम क्या बनाएंगे? कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट लगा देंगे। ठीक है, द क्वालिफायर कॉन्स्ट इज सफिक्स टू द फंक्शन इन बोथ द डिक्लेरेशन एंड द डेफिनेशन। जब फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, दोनों के साथ हम कॉन्स्ट कीवर्ड काम में लेंगे। द कंपाइलर विल जनरेट एन एरर मैसेज इफ सच फंक्शंस अटेम्प्ट टू अल्टर द क्लास डेटा मेंबर्स। ओके, क्लियर है पॉइंट? चलिए एक बार अपन हिंदी में भी देख लेते हैं। वो सभी फंक्शंस जिनके साथ कॉन्स्ट कीवर्ड लगा हुआ है, वो किसी भी इंस्टेंस मेंबर को, इंस्टेंस मेंबर या ऑब्जेक्ट मेंबर को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है? तो हमारे पास ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे मेंबर्स, ऐसी फंक्शंस हम जो चाहते हैं भाई इनमें गलती से भी कोई डेटा मेंबर मॉडिफाई नहीं हो जाए, उन सबको क्या बना देंगे? कॉन्स्ट, उन फंक्शंस को कांस्टेंट बना देंगे। ठीक बात है? ठीक बात है, ठीक है साहब।
और अगर मॉडिफाई करने की कोशिश ऐसे केस में की जाती है तो वहां पर हमारा जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा। राइट दोस्तों, चलिए इसके बाद हमारे पास आता है स्टैटिक डेटा मेंबर का कंसेप्ट। स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर से मतलब है स्टैटिक डेटा मेंबर या जिसे हम कहते हैं क्लास मेंबर। क्लास मेंबर, ठीक बात है। क्या मतलब है, पहले स्टैटिक का मतलब समझ लेते हैं। देखिए साथियों, मेरे पास कोई क्लास है, क्लास ए। मैंने इसके अंदर सपोज दो इंटीजर वेरिएबल ले लिए, इंट आई एंड जे। एक स्टैटिक वेरिएबल ले लिया, स्टैटिक इंट के। आगे और कई काम हो सकते हैं। मेन के अंदर अगर सपोज मैं इस ए क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता हूं, सपोज मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए दोस्तों, कैसे काम करेगा ये? यहां पर A1 जो ऑब्जेक्ट है उसकी मेमोरी एलोकेट हो गई, आई और जे के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, के लिए कहीं अलग से मेमोरी एलोकेट होगी और मेरा ये A1 इसे रेफर करेगा। मेरा ये जो A1 है ये इसे रेफर करेगा। सिमिलरली आपने कहा A2 के लिए I और J बन गया। मेरे इस A2 के लिए अलग से के नहीं बनेगा, A2 इसी के को रेफर करेगा। फिर A3 मेरे पास एक अलग ऑब्जेक्ट बन गया दोस्तों, I और J यहां पर भी मेरे बन गए हैं। इस A3 के लिए भी के अलग से नहीं बनेगा, ये इसी के को रेफर करेगा, ये इसी के को रेफर करेगा। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है। तो यहां पर ये जो मेंबर्स हैं आई और जे हर ऑब्जेक्ट के लिए बने ना, इसलिए हम इनको कह रहे हैं ऑब्जेक्ट लेवल मेंबर, ऑब्जेक्ट लेवल या इंस्टेंस मेंबर। और ये जो मेरे पास है के, इसे हम कहते हैं क्लास मेंबर या स्टैटिक मेंबर। क्लास मेंबर या स्टैटिक मेंबर, ठीक बात है दोस्तों। चलिए आगे। हम यहां पर क्या कह रहे हैं, स्टैटिक मेंबर जो हम बनाते हैं उसे एक बार क्लास के बाहर डिफाइन करना आवश्यक होता है। मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पर आपने स्टैटिक के बनाया था, तो दोस्तों हमारे लिए क्या जरूरी है कि इस जगह पर हम ये लिखें इंट ए कॉलन कॉलन के। अगर इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज कर दिया, वरना बिना इनिशियलाइज भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये डिफाइन करना जरूरी है। अगर हम इसे डिफाइन नहीं करेंगे तो हमारा लिंकर हमें एरर देता है, लिंकर एरर देता है। देखिए ये जो आपका सिंटैक्स था, आपने कहा क्लास, क्लास नेम, इसके अंदर स्टैटिक तो क्वालिफायर हो गया, डेटा टाइप जो भी डेटा टाइप है, डेटा मेंबर जो भी स्टैटिक मेंबर है, क्लास के बाहर आपने कहा डेटा टाइप, क्लास नेम, इस क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है और उसकी जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू है, बट दिस इज ऑप्शनल अगेन, दिस इनिशियलाइजेशन इज ऑप्शनल हियर।
दिस इनिशियलाइजेशन इज ऑप्शनल। ठीक बात है, बाहर आकर हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारा लिंकर एरर देता है। यही बात अपन इस जगह पर बताना चाह रहे हैं। देखिए साहब क्या कह रहे हैं यहां पर अपन, The static data members can be initialized during their definition outside all the member functions in the same way as global variables are initialized। जो static data members हैं इन्हें हम क्लास के बाहर ग्लोबल डेटा मेंबर्स की तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। The statement which defines and initializes the variable my class colon count is a data member of my class is always valid whether count is declared private, public or protected inside the class my class। तो हम ये कह रहे हैं क्लास के बाहर इसकी डेफिनेशन 100% जरूरी है, भले ही ये जो डेटा मेंबर है ये आपका प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है या पब्लिक है। ठीक है, तो क्लास के बाहर हमारे जो डेफिनेशन है जरूरी है। एक बार लिख देता हूं मैं हिंदी में भी, सभी स्टैटिक डेटा मेंबर्स को क्लास के बाहर डिफाइन करना आवश्यक है। क्लास के बाहर डिफाइन करना आवश्यक है, भले ही वो जो स्टैटिक मेंबर है प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है या पब्लिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक बात है साहब। थोड़ी सी ज्यादा टेक्निकलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि ये आवश्यक है समझने के लिए। देखिए साहब एक छोटा सा एग्जांपल अपने लिया है। हमने यहां पर कहा क्लास माई क्लास है, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हमने ले लिए, जैसे हमने कहा स्टैटिक इंट काउंट एंड इंट नंबर। सेट नंबर हमने कहा नंबर इक्वल टू नम असाइन किया, काउंट को प्लस प्लस कर दिया। शो के अंदर मैंने काउंट को डिस्प्ले करवा दिया। इस काउंट को मैंने यहां पर 0 से इनिशियलाइज कर दिया। आगे अगर चले मेन के अंदर माई क्लास के ऑब्जेक्ट बना दिया obj1। क्या होगा साहब, एक बार देख लेते हैं कैसे इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो रही है। यहीं पर मेरे पास एक obj1 है, जैसा अपन बात कर रहे हैं ये सपोज obj1 है, इसके लिए नंबर के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई साहब। और एक काउंट नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया। ये काउंट हमने कहा साहब अलग से होगा साहब। ठीक है, अब आपने कहा माई क्लास obj1, माई क्लास obj1 का शो कॉल किया। शो आपका कहां है, यहां पर आपने काउंट को डिस्प्ले किया। अभी हमने काउंट की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है। याद कीजिए हमने कहा था स्टैटिक मेंबर्स का डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन होता है 0 से। तो ये मुझे क्या डिस्प्ले करके देगा, नंबर ऑफ कॉल्स मेड टू सेट थ्रू एनी ऑब्जेक्ट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमने obj1 में सेट कॉल किया, सेट आपका यहां पर आ गया, तो नम की वैल्यू क्या आ गई 100, नंबर के अंदर क्या आ गया 100 प्लस प्लस काउंट, तो काउंट की वैल्यू क्या आ गई साहब 1।
ठीक है। अब आपने यहां पर कहा obj1 डॉट शो, obj1 डॉट शो, जब आप शो कॉल कर रहे हैं अब काउंट की वैल्यू क्या डिस्प्ले करके दे देगा मुझे 1। अगेन आपने दो ऑब्जेक्ट बनाए obj1 obj2, यहां पर दो ऑब्जेक्ट बन गए साहब, सॉरी obj2 obj3, दोनों के अंदर नंबर की वैल्यू तो अलग अलग होंगी। आपने कहा obj2 डॉट सेट, अब सेट कॉल हुआ, प्लस प्लस काउंट हो गया, तो प्लस प्लस काउंट कितना हो गया साहब 2 हो गया। अब आपने obj2 का शो कॉल किया, नाउ दिस विल डिस्प्ले 2। फिर आपने obj2 का सेट कॉल किया, ये वैल्यू बढ़ के हो गई 3, फिर सेट कॉल किया, ये वैल्यू बढ़ के हो गई 4। अब अगर मैं शो कॉल कर रहा हूं, दिस इज डिस्प्लेइंग मी द वैल्यू 4। मतलब यहां पर काम की चीज आप देख लीजिएगा सब, यहां पर काम की चीज आप देख लीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट लेवल मेंबर नहीं होता स्टैटिक वेरिएबल, ऑब्जेक्ट लेवल मेंबर नहीं होता स्टैटिक वेरिएबल, क्लास लेवल होता है। एक क्लास के लिए एक बार बनता है और हर एक ऑब्जेक्ट उसी को शेयर करते हैं, सभी ऑब्जेक्ट उसी को शेयर करते हैं। ठीक बात है, चलें आगे, चलिए सब आगे। ठीक है, आई होप static data members are clear. It hardly matters कि this particular member is private or public. हमने इसको यहां पर डिफाइन कर दिया, प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक कैसे भी हो हमें डिफाइन करना है क्लास के बाहर। ठीक है, चलिए साहब एक बार फिर एग्जांपल देख लेते हैं। आपने यहां पर क्लास टेस्ट बनाया है, पब्लिक सेक्शन में आपने स्टैटिक इंट पब्लिक इंट आपने बता दिया, प्राइवेट सेक्शन में स्टैटिक इंट प्राइवेट इंट आपने बता दिया, दोनों मेंबर्स को आपने यहां पर डिफाइन कर दिया। इनिशियलाइजेशन ऑप्शनल है, ठीक है। टेस्ट पब्लिक इंट 145 क्योंकि ये पब्लिक है, एक्सेस हो जाएगा। प्राइवेट इंट 12, क्लास के बाहर से प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं होगा, भले ही वह मेंबर स्टैटिक है। इसी तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने पब्लिक मेंबर एक्सेस किया, हाँ जी कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर नहीं, सब नहीं कर सकते। गेटिंग दिस पॉइंट, गेटिंग दिस पॉइंट। तो प्राइवेट जो स्टैटिक मेंबर है उनको एक्सेस करने का तरीका भी सेम है, ठीक है। क्लास के बाहर प्राइवेट मेंबर्स को भले ही स्टैटिक है हम एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए सर, इसके बाद हमारे पास स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं या हम कहें स्टैटिक फंक्शंस होते हैं। देखिए साहब, स्टैटिक फंक्शंस क्लास लेवल फंक्शन कहे जाएंगे और स्टैटिक फंक्शन उस क्लास के दूसरे केवल स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, फिर अपन इस डेफिनेशन की बात करेंगे। स्टैटिक फंक्शंस किसी क्लास के केवल स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर पाएंगे, एक्सेस कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक मेंबर्स
को स्टैटिक फंक्शंस से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है ना सर। नॉन स्टैटिक मेंबर्स को, नॉन स्टैटिक मेंबर्स मतलब ऑब्जेक्ट लेवल मेंबर्स, इनको एक्सेस नहीं किया जा सकता स्टैटिक फंक्शंस से। पढ़ लेते हैं सब एक बार। अब हमारी डेफिनेशन जो हमने दे रखी है, besides static data, C++ allows the definitions of static functions. C++ allows the data of static functions. ठीक है। These static functions can access only the static members data or functions declared in the same class. Static functions जो है उसी क्लास के केवल स्टैटिक मेंबर्स, डेटा या फंक्शंस बोथ को एक्सेस कर सकता है। नॉन स्टैटिक डेटा में आर अनअवेलेबल टू दीज फंक्शंस। जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं उनको इस फंक्शन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक पार्ट ऑफ क्लास declaration can be accessed without specifying an object of the class. Static member functions declared in the public part of a class declaration can be accessed without specifying an object of the class. ठीक है। जो static public functions हैं बिना ऑब्जेक्ट के भी क्लास के नाम से एक्सेस किए जा सकते हैं। चलें सब आगे। चलिए इसके बाद साहब एक एग्जांपल हमने यहां पर लिया है। देखिए हमने क्लास बना दिया डायरेक्टरी, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक स्ट्रिंग रख लिया है पाथ, और एक स्टैटिक फंक्शन हमने बना दिया है सेट पाथ, जो कि पाथ को सेट कर रहा है। यह आपका सेट पाथ फंक्शन है जिसके अंदर मैंने न्यू पाथ को पाथ के अंदर असाइन करवा दिया। ये जो आपका पाथ है इस पाथ को मैंने यहां पर बाहर डिफाइन करवा दिया। स्टैटिक जो मेंबर्स हैं वो आपको डिफाइन करने हैं क्लास के बाहर। आपके पास यहां पर आया वॉइड मेन के अंदर सी आउट पाथ, डायरेक्टरी पाथ जो भी है, डायरेक्टरी के नाम से आपने पाथ को एक्सेस कर लिया। अब आपने क्या किया, सेट पाथ, यूजर को आपने सेट करवा दिया, फिर आपने पाथ को एक्सेस कर लिया। अब आपने पाथ सेट किया, फिर आपने पाथ को एक्सेस करवा लिया। आप देख रहे हैं कि जो भी पाथ है वो आपको डायरेक्ट एक्सेस हो पा रहा है। तो कहने का मतलब सीधा सा है, देखिए कि यहां पर जो हमारा डेटा है, जो क्लास, जो स्टैटिक मेंबर है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दैट इज रिलेटेड टू ए क्लास and which is being shared by all the objects, and this is same for the static functions. So static functions will be able to access only the static members of the class. Okay, चलिए सर, स्टैटिक फंक्शंस के बारे में कुछ और बात हमने की है। पहली बात तो अपनी सेम है कि भाई स्टैटिक जो फंक्शंस हैं वो केवल स्टैटिक डेटा मेंबर्स को, स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए पूरा समराइज किया है अपन ने, एक बार अपन लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कैन आल्सो बी डिफाइंड इन द प्राइवेट रीजन ऑफ ए क्लास। बात कर चुके हैं, स्टैटिक जो फंक्शन है वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। Such private static member functions can access only static data members and can invoke static member functions. The following points should be noted about static members.
पहली बात, स्टैटिक फंक्शन प्राइवेट भी हो सकते हैं, और प्राइवेट है तो भी उस क्लास के सभी जो स्टैटिक मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। Only one copy of static data member exists for all the instances of a class. इस सभी इंस्टेंसेज के लिए केवल एक कॉपी हम रखते हैं। Static member functions can access only static members of its class. Static member functions can access only static members of its class. यही बात अपन ने की थी। Static data members must be defined and initialized like global variables, otherwise the linker generates error. ठीक है, स्टैटिक डेटा मेंबर्स मस्ट बी डिफाइंड। कहां डिफाइन करेंगे? ग्लोबल मेंबर की तरह सारे फंक्शंस के बाहर। स्टैटिक मेंबर्स डिफाइंड एज पब्लिक कैन आइदर बी एक्सेस्ड थ्रू द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एज क्लास नेम डॉट मेंबर नेम, ठीक है, और इट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के नाम से तो कर ही सकते हैं। That is, static members can be accessed using only the class name without referring to a particular object. Static members को हम बिना किसी ऑब्जेक्ट के रेफर किए क्लास के नाम से रेफर कर सकते हैं। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट से तो कर सकते हैं, लेकिन बिना ऑब्जेक्ट को यूज में लिए हुए क्लास के नाम से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक अब अपना आता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की अपन बात कर रहे हैं। नया टॉपिक जो आपका है क्लासेज के अंदर ही है। कंस्ट्रक्टर हम कहें कि स्पेशल फंक्शन जैसा एक कंसेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेज के अंदर होता है, और कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एग्जैक्टली सेम होता है। कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब उसका ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। पहले अपन कंस्ट्रक्टर का एक हल्का सा कंसेप्ट एक बात करें, उसके बाद अपन बात करेंगे कैसे कंस्ट्रक्टर होता है। आपने कहा एक क्लास है, क्लास माई क्लास। इस माई क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स आपके हो सकते हैं। सपोज आपने कहा आई एंड जे। अब आप इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना चाहते हैं। आप पब्लिक सेक्शन कंस्ट्रक्टर आप किसी भी सेक्शन में बना सकते हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि कॉल कब होगा। अगर आप बाहर से ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें पब्लिक सेक्शन में कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा, पब्लिक कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर हम कैसे लिखेंगे साथियों? माई क्लास खत्म। आपने कहा i इक्वल टू 0 सपोज, j इक्वल टू 0 सपोज, और आपने कहा शो डेटा एक फंक्शन बना दिया, शो फंक्शन बना दिया, वॉइड शो फंक्शन, जिसके अंदर की आपने i की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया और आपने j की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया। अब देखिए इस बात को समझिए आप, एक एक करके हम बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम एवं क्लास का नाम सेम होता है। पहली बात, कंस्ट्रक्टर का नाम एवं क्लास का नाम सेम होता है, पहली बात है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है
कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। तीसरी बात क्या है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब कंस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब कंस्ट्रक्टर स्वतः ही कॉल हो जाता है। अगली बात हमारी क्या है साहब, अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना, जैसे अभी तक की क्लासेस में हमने नहीं बनाया, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर हमें कंस्ट्रक्टर बनाकर देता है, हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाकर देता है, जिसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, अब वापस आ जाइए साहब, ये लीजिए, यह हो गया हमारी क्लास। हमने कहा क्लास माई क्लास आपके पास है, क्लास में 2 मेंबर्स हमारे पास हैं, पब्लिक सेक्शन हमारा हो गया, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक शो फंक्शन बना दिया। कहीं पर आपने कहा वॉइड मेन से माई क्लास के आपने ऑब्जेक्ट बनाए, माई क्लास M1 एंड M2, क्या होगा, जैसे ही M1 बना कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब अगर मैं M1 के I को डिस्प्ले करता हूं तो क्या डिस्प्ले करके देगा, 0। M1 के J को डिस्प्ले करता हूं तो क्या डिस्प्ले करके देगा सब, 0। एंड सपोज आई मेक हियर 10 10, तो जब मैं M1 के I को डिस्प्ले करूंगा दिस विल डिस्प्ले मी 10, जब मैं M1 के J को डिस्प्ले करूंगा दिस विल डिस्प्ले मी अगेन 10। ठीक है, जब मैं M2 के I को डिस्प्ले करूंगा, क्योंकि M2 के केस में भी वही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, दिस विल डिस्प्ले मी अगेन 10। और जब मैं M2 के J को डिस्प्ले करूंगा अगेन दिस विल डिस्प्ले मी 10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। और अगर हमने किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरा कंपाइलर मुझे बनाकर देता है, जो कि डू नथिंग कंस्ट्रक्टर होता है, कुछ करता नहीं है। बात करते हैं उसकी, अभी यहां तक की बातें तो ठीक है अपनी। देखिए अब अपन अपना जो हमने थ्योरी लिखा है एक बार देख लेते हैं। Constructor is a special member function whose main operators is to allocate the required resources such as memory and operations होना चाहिए। Is to allocate the required resources such as memory and initialize the object of its class। भाई जो जनरल काम करना है वो कंस्ट्रक्टर हमें करके देता है। क्या क्या करके देता है? मेमोरी एलोकेशन अगर रिक्वायर्ड है,
अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर हमें बतानी है, देखिए, ए कंस्ट्रक्टर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास एंड इट हैज द सेम नेम एज इट्स क्लास। हमने कहा क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होगा, ठीक है। इट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन ए क्लास इज इंस्टेंशिएटेड, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। भाई जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप क्रिएट होता है। इट इज जनरली यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर्स एंड एलोकेट द नेसेसरी रिसोर्सेज टू द ऑब्जेक्ट मेंबर्स एंड द कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न वैल्यू स्पेसिफिकेशन। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न स्पेसिफिकेशन नहीं होता, वॉइड भी नहीं, ठीक है ना। It is possible to define a class without any constructor. In such a case, compiler will provide a default constructor or dummy constructor, that is, which do not perform any action when the object is created. क्या बात की अपन ने कि अगर हमने नहीं बनाया तो कंस्ट्रक्टर, तो हमारा कंपाइलर हमें अपने आप एक कंस्ट्रक्टर बना के देता है, और वो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डमी कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब कुछ हमें करके नहीं देता, बस कंस्ट्रक्टर बन जाता है। द कंस्ट्रक्टर विच डू नॉट टेक ए आर्ग्यूमेंट एक्सप्लिसिटली इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। वो जो अपने आप जो कंस्ट्रक्टर बन रहा है उससे हम कह रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए देखिए एक एग्जांपल यहां पर अपने पास है। हमने कहा क्लास टेस्ट है, एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना दिया, जस्ट यहां पर डिक्लेरेशन दे दिया जैसे फंक्शंस का देते हैं। क्लास के बाहर इसको हमने डिफाइन करवा दिया दोस्तों, ये डेफिनेशन हो गई कंस्ट्रक्टर की। यहां पर एक जी ऑब्जेक्ट बना दिया टेस्ट टाइप का, एक फंक नाम का फंक्शन है जिसमें आपने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया एल, और यहां पर आपने डिस्प्ले करवा दिया जस्ट एक मैसेज। हमने किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे उसके नंबरिंग लिखा है कि भाई सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल बनेगा इस तरह से। अब अगर अपन आते हैं मेन के अंदर, पहले ग्लोबल वेरिएबल बन गया, अब कहां गया, अब मेन के अंदर आ गया, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना एक्स, अब क्या हो गया, मेन फंक्शन दिस विल डिस्प्लेड। अब फंक को कॉल किया, फंक के अंदर आ गया, यहां पर फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जब जब हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, मतलब जी वाला ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, उसके बाद मेन में जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया अब कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब हमने जब यहां पर फंक कॉल किया, फंक में फिर हमने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, तब एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया दोस्तों। तो कंस्ट्रक्टर जब जब आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, जिस सीक्वेंस में आपका ऑब्जेक्ट बनेगा उस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट? आई होप द थिंग्स आर क्लियर। देखिए ये ऐसी चीजें हैं, अगर आपको बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए तो आपको लगातार बार बार पढ़ना पड़ेगा। बार बार आप वीडियो को सुनिए, बार बार आप ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं इनको रन कीजिए, इनके आउटपुट में अगर एरर आ रही है उन्हें दूर कीजिए, और उसके बाद आप जो आउटपुट आ रहा है उसको थोड़ा सोचिए कि आउटपुट क्यों आ रहा है। अगर आप उस जगह तक पहुंच गए कि आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है, देन दिस विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए सब आगे चलते हैं। देखिए एक कंस्ट्रक्टर के बारे में अगर हम कंप्लीट समरी अगर लें, इट हैज द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास टू विच इट बिलोंग्स। भैया सेम नेम होता है जो क्लास के अंदर है, जो क्लास का नाम है। इट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द क्लास इज इंस्टेंशिएटेड, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो अपने आप कॉल हो जाता है। इट डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। इट इज नॉर्मली यूज्ड टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। डेटा मेंबर्स जो है उनको इनिशियलाइज करने के काम आता है सामान्यतः। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू एलोकेट रिसोर्सेज सच एज मेमोरी टू डायनेमिक डेटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास। क्लास में अगर कोई भी ऐसा काम है
जो कि आप एक कहते हैं ऑब्जेक्ट बनते वक्त होना चाहिए, तो कहां करेंगे, वो हम कंस्ट्रक्टर में कर देंगे। तो अगर डायनेमिक मेंबर्स, अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, डायनेमिक ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, अभी नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे। तो अगर डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट अगर करवानी है तो कहां करवाएंगे, तो हम कंस्ट्रक्टर्स के अंदर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के लिए काफी है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा था, हमने कांस्टेंट फंक्शंस की बात की, हमने स्टैटिक फंक्शंस की बात की, और हमने कंस्ट्रक्टर्स के जनरल कंसेप्ट्स की बात की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।